हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। आज के टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल disintegration of the nucleus of certain heavy atoms like uranium, thorium, radium and polonium with the emission of alpha particle, beta particle and gamma rays is called radioactivity। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है कि ये जो यूरेनियम हमने लिया है, यहाँ पर एटम, थोरियम लिया है, रेडियम लिया है, पोलोनियम लिया है, ये रेडियो एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि यही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हैवी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया और पोलोनियम हो गया, ये क्या करते हैं, ये कुछ इनविजिबल रेज क्या करते हैं, एमिट करते हैं और वो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसको क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। उसी तरह जिसी तरह एक ऑर्डिनरी लाइट फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो ये जो सब्सटेंस हैं, ये इनविजिबल रेज क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं और जो इनविजिबल जो रेज ये एमिट कर रहे हैं वही क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इन्हीं सब्सटेंस की, जो इनविजिबल रेडिएशंस क्या कर रही हैं, एमिट कर रही हैं, तो इसी को ही हम रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हैवी जो एलिमेंट्स हैं ये क्यों रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट्स लास्ट में एक टॉपिक भी किया था कि आपको याद होगा, अगर आपने स्टडी किया है, कि जो स्मॉल जो न्यूक्लियाई होते हैं किसी एलिमेंट के, वो स्टेबल क्यों होते हैं और जो बिग जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। तो ये हमने स्टडी किया हुआ था। तो यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं से हमें मिल जाएगा कि जो यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ये रेडियो एक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं। तो मैं इसका आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो हमने एटम लिया है और उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, लार्ज है। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यूरेनियम 235 एटम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यूरेनियम 235 एटम ले लिया है, एक बहुत बिग एटम है और इसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ भी क्या है, लार्ज है। लेकिन हमें ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि ये बिग न्यूक्लियाई है और जो बिग न्यूक्लियाई होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर लिया है कि जो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं और जो बिग न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। यहाँ पर हम साइज़ देख रहे हैं, यूरेनियम 235 एटम है, एक बहुत बड़ा एटम है और उसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये एक तरह से अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। ये यूरेनियम 235 कैसा है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हम अगर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं यूरेनियम 235 में वो 92 होते हैं और जो इसका ये हमारे पास एटॉमिक नंबर रहेगा और 235 ये इसका मास नंबर होगा। इसको हम इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और 235 इसका क्या है,
मास नंबर है, तो हम यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है कहाँ पर, यूरेनियम जो एटम है उसमें 92। तो इसमें क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही क्या किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92 हैं। और मास नंबर को हम अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन हम निकाल लेते हैं ए माइनस जेड। तो मास नंबर ए है 235 माइनस जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड की वैल्यू कितना है, 92 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम निकाल सकते हैं 143, ये न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये जो यूरेनियम 235 एटम है ये क्या कंटेन कर रहा है स्टूडेंट्स, 92 प्रोटॉन्स कंटेन कर रहा है और 143 ये न्यूट्रॉन यहाँ पर कंटेन कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो यूरेनियम जो 235 एटम है, जो यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल क्यों है। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो यूरेनियम जो 235 जो एटम है वो साइज़ में बहुत बड़ा है और इसके जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है। तो इस साइज़ की वजह से जो साइज़ है यूरेनियम 235 का बड़ा साइज होने की वजह से जो डिस्टेंस होगी बिटवीन वेरियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होने की वजह से जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो लार्ज डिस्टेंस पर लाई करेंगे, लार्ज डिस्टेंस होगा क्योंकि साइज क्या है, बहुत बड़ा हो गया है। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो लार्ज डिस्टेंस पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। जब लार्ज डिस्टेंस पर लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लार्ज है क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया है। तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो लार्ज डिस्टेंस पर क्या कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, लार्ज डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहेगा, प्रोटॉन्स के बीच में ज़्यादा रहेगा। और उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये जो साइज होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा और यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है। जब अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल तो आपने बताना है कि ये कैसे हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं यूरेनियम 235। तो ये क्या शो करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। और जब ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो कैसे कैसे इनविजिबल रेज ये क्या करेगा, एमिट करेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये इस तरह की जो रेडिएशंस हैं वो क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो एक तरह से क्या होता था स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डेलिकेट बैलेंस होता था फोर्स का किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बीच में, यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के केस में। लेकिन जैसे ही ये जो फोर्स है ये थोड़ी सी अनबैलेंस हुई, डिस्टर्ब हुई, तो जो यूरेनियम जो 235 जो न्यूक्लियस होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कि एक स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 235 एटम को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। 235 जब स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 235 को हिट करेंगे, इसके न्यूक्लियस को हिट करेंगे, तो जो फोर्सेस के बीच में जो बैलेंस था
वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगी फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और न्यूक्लियर फोर्स जो बैलेंस थी वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। उसकी वजह से जो इसका फिजन हो जाएगा। तो जो यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा था ये एक, और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और कैसी रेज एमिट करेगा, अल्फा बीटा और गामा रेज क्या होंगी, एमिट होंगी। अभी हमने इसके बारे में पूरा हमने डिटेल में स्टडी करना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो नेचर में जो यूरेनियम एलिमेंट जो पाया जाता है वो 2 आइसोटोप्स की फॉर्म में पाया जाता है। एक तो हमारे पास ये है यूरेनियम 92 235 और दूसरा यूरेनियम 92 238। तो ये 2 आइसोटोप्स हैं 230, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। नेचर में ये इस तरह पाया जाता है, यूरेनियम 235 भी पाया जाता है और यूरेनियम 238 भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों के केस में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। लेकिन जो यूरेनियम 235 है वहाँ पर 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और यूरेनियम 238 के केस में 146 क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है दोनों के केस में। तो जो नेचर में जो पाया जाता है वो यूरेनियम 238 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 238 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नेचर में, मतलब 99.3% हमारा यूरेनियम 238 पाया जाता है और जो यूरेनियम जो 235 है वो 0.7% ही पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 मतलब ये जो यूरेनियम 235 है वो तो स्मॉल परसेंटेज में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है, इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम करें, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का अगर हम कंपैरिजन करें कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, तो वो यूरेनियम 238 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235 से। 238 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम इन दोनों की भी स्टेबिलिटी अगर हम कंपैरिजन करें तो यूरेनियम 235 ज़्यादा अनस्टेबल है यूरेनियम 238 के कंपैरिजन में। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। कोई भी न्यूक्लियाई अगर उसके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, इवन हो, जैसे कि 92, और इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और इवन नंबर ऑफ ही न्यूट्रॉन हो, इवन नंबर ऑफ ही न्यूट्रॉन हो, तो ऐसा जो न्यूक्लियाई होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं। जैसे कि मैं यूरेनियम 92 238 की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 146 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में है, इवन नंबर में है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी किस में है, इवन नंबर में है। तो जब भी इस तरह का न्यूक्लियाई होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर मैं इसकी बात करूं यूरेनियम 92 और 235 की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, इवन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 143, ये ऑड में आ गया है। तो इन दोनों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो जो यूरेनियम 235 एटम है वो ज़्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम 238 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, अब आपको समझ में आ गया है कि जो हैवी जो एटम्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिविटी क्यों शो कर रहे हैं।
ये इसलिए ही रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं क्योंकि इनका जो न्यूक्लियाई है बहुत अनस्टेबल है और ये क्या होना चाहते हैं, ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ही ये क्या करते हैं, ये कुछ इनविजिबल रेडिएशंस क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और तो जो न्यूक्लियस है वो अपने आप ही सहज रूप में ही, मतलब स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियस का हैवी एटम, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये क्या एमिट करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो इसी को ही हम रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, यूरेनियम 238 का एग्जांपल ले रही हूँ। ये जो यूरेनियम 230 एटम है ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और एक तरह से नया एक एलिमेंट यहाँ पर बन जाएगा। या तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, या तो ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, या तो ये गामा रेडिएशंस एमिट करेगा। मतलब ये जो मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ ये एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल है। रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं यूरेनियम 238 हम ले रहे हैं, 238। तो यहाँ पर 238, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोरियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, थोरियम 234। एटॉमिक नंबर इसका 90 होगा और मास नंबर इसका 234। इसने एक तरह से अल्फा पार्टिकल यहाँ पर एमिट किया है 2 हीलियम 4 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, किसका है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का एक एग्जांपल है कि क्या हो रहा है इसमें, एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यूरेनियम एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो गया है, थोरियम एलिमेंट में चेंज हो गया है इसी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में। तो अब हमने इनविजिबल रेज के बारे में स्टडी करना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं, जब भी ये अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो कैसे होंगे। तो अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जो बीटा पार्टिकल होंगे ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। और ये जो गामा रेज होंगी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा होगा या गामा होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक तरह से हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम 2-4, इसको अल्फा पार्टिकल हीलियम 2-4, एटॉमिक नंबर 2 रहेगा, मास नंबर 4 रहेगा। ये किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस ही क्या है, अल्फा पार्टिकल है, जिसमें एटॉमिक नंबर 2 रहेगा और मास नंबर 4 रहेगा। और जो बीटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, बीटा पार्टिकल एक तरह से हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, एटॉमिक नंबर इसका -1 रहेगा, मास नंबर 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मास नहीं रहेगा, जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन मास नहीं रहेगा। तो बीटा पार्टिकल ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन है और इसको हम इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जैसी एक्स रेज होती हैं, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है। तो गामा रेज में ना कोई चार्ज होगा ना कोई मास होगा, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, गामा रेज 0 एटॉमिक नंबर, 0 मास नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो गामा रेज होती हैं इनकी जो एनर्जी होती है हाई होती है, हाई स्पीड होती है, और इनकी जो पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। इन तीनों में से अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? गामा रेडिएशंस की होती हैं, ठीक है। और गामा रेज ही स्टील में 15 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। अगर स्टील हम ले रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बॉडीज़ की हम टिश्यूज़ की हम बात करें तो वहाँ पर इसकी पेनिट्रेटिंग पावर 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की, ये बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्स रेज से, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्स रेज ही हम यूज़ करते हैं। मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट में एक्स रेज हम ले सकते हैं अपनी बॉडी का, वहाँ पर हम गामा रेज नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसी के लिए। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो रेडियो एक्टिविटी जो एटम है वो ही क्या करेगा, किस तरह की रेडिएशन से वो एमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है और गामा रेज वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों अक्कर हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियस है एटम का वो अनस्टेबल है। तो जो न्यूक्लियाई हैं इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये कैसा है? अनस्टेबल है। तो उस वजह से ये क्या एमिट करते हैं? अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं और गामा रेज क्या करते हैं? एमिट करते हैं। तो इसी रेडियो एक्टिविटी डीके के प्रोसेस में ही जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है इस प्रोसेस में। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाना चाहता है? स्टेबल। हर कोई स्टेबल बनना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो ऑलरेडी पहले क्या है? अनस्टेबल है वो न्यूक्लियस, लेकिन जब वो अल्फा बीटा और या गामा पार्टिकल्स क्या करेगा? रिलीज करेगा, तो वो क्या करे हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में हम बता सकते हैं कि जो अल्फा और जो बीटा जो पार्टिकल हैं वो बोथ पार्टिकल सेम टाइम पर लूज नहीं हो सकते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल लूज हो रहा है तो उस केस में बीटा पार्टिकल लूज नहीं होगा। या तो अल्फा पार्टिकल ही लूज होगा किसी एटम से या तो बीटा पार्टिकल ही लूज होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों सेम टाइम पर क्या नहीं होंगे? एमिट नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कुछ न्यूक्लियर चेंज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट हम शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है इफ़ेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब भी अल्फा पार्टिकल डिके होगा तो उस केस में क्या होगा? तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल क्या करेगा? एमिट करेगा, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे और एक तरह से एक नया एलिमेंट वहाँ पर फॉर्म होगा। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा और बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो क्या होगा? एक नया एलिमेंट क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मैं केस में डिस्कस कर रही हूँ। तो अल्फा पार्टिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर 2 और 4 क्या है? मास नंबर। जब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उस केस में क्या होगा? एक नया न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो जो नया न्यूक्लियस जब भी फॉर्म होगा तो जो नया जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 2 नंबर कम होगा ओरिजिनल न्यूक्लियस से और मास नंबर हमेशा 4 नंबर कम होगा ओरिजिनल न्यूक्लियस से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 नंबर से डिक्रीज हो जाएगा। मास नंबर 4। तो ये एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, ठीक है,
आप क्या बताओगे? जो ओरिजिनल जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसी को ही हम पेरेंट न्यूक्लियस हम कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर यूरेनियम 235 न्यूक्लियस ले रही हूँ जो ओरिजिनल है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो ओरिजिनल है उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहेंगे, और जो नया जो एलिमेंट जो फॉर्म होगा उसको हम डॉटर न्यूक्लियस हम कहेंगे। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 नंबर से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो 4 नंबर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ यहाँ पर यूरेनियम 238। तो ये हमारे पास यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है। अब अल्फा डीके की हम बात कर रहे हैं, अल्फा डीके। तो जो नया जो न्यूक्लियस यहाँ पर जो नया जो एलिमेंट जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो थोरियम, थोरियम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 90 होगा, और उसका जो मास नंबर होगा 234। थोरियम क्या है? एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर बन गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? यहाँ पर रिलीज हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? 2 हीलियम 4। तो ये अल्फा पार्टिकल है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा जो ओरिजिनल जो पेरेंट जो एलिमेंट है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो तो 2 नंबर डिक्रीज हो गया, ये 92 था और ये 90 हो गया, और जो मास नंबर है वो 4 नंबर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल जब भी रिलीज होगा तो यही होगा। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, तो उस केस में क्या होगा? जो नया जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा 2 नंबर क्या होगा? कम होगा, और मास नंबर 4 नंबर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बीटा पार्टिकल एमिशन। अब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है? बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो बीटा पार्टिकल को मैंने बता दिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, माइनस। बीटा पार्टिकल क्या है? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर -1 रहता है और मास नंबर इसका क्या रहता है? 0 रहता है। तो जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो सेम रहेगा। जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या करेगा? बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, तो जो नया जो न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 नंबर से क्या होगा? ज़्यादा होगा ओरिजिनल न्यूक्लियस से, जबकि जो मास नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रही हूँ, यहाँ पर आपने ये ले लिया है रेडियो एक्टिव, तो एटॉमिक नंबर 1 नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूरेनियम 92 239 हम ले रहे हैं। तो जब भी बीटा डीके होगा, बीटा डीके, तो नया जो एलिमेंट यहाँ पर बन रहा है वो नेपच्यून बन रहा है, नेपच्यून। तो नेपच्यून इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 93 होगा, और मास नंबर इसका 239 ही रहेगा, क्योंकि अब इसने यहाँ पर बीटा पार्टिकल एमिट किया है। तो यहाँ बीटा डीके के केस में क्या हो रहा है? एक नया एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, वो नेपच्यून है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 नंबर बढ़ गया है ओरिजिनल एलिमेंट यूरेनियम से, और जो मास नंबर है वो क्या है? सेम ही रहेगा ओरिजिनल एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ बीटा डीके में क्या हो रहा है? एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि जो नया जो प्रोटॉन जो फॉर्म हो रहा है उसका जो
मास नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन मास नंबर ड्यूरिंग द बीटा डिके। बीटा डिके में जो मास नंबर होगा वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इफेक्ट ऑफ गामा रेज। गामा रेज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नो चार्ज एंड नो मास, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ गामा रेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है तो उसी के साथ कोई बीटा पार्टिकल एमिट नहीं हुआ, या तो अल्फा एक टाइम पर एक ही पार्टिकल क्या होगा, एमिट होगा, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा। लेकिन जो गामा जो रेज है वो क्या हो सकती है, दोनों के साथ बाद में क्या हो सकती है, एमिट हो सकती है, ठीक है। तो गामा रेज को ही हम बता सकते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम फोटोन भी कहते हैं, ठीक है। और कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, और जो रेस्ट मास है वो भी क्या है, 0 है। तो इसको हमने इस तरह आपको बता दिया है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ गया है।